बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम अच्छा है, खुशगवार है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है जिसमें एक्चुअली ठिठुरे होते हैं। पिछले दिनों ऐसी ठंड भी थी, लेकिन कल हमने देखा बड़ा अच्छा मौसम था। आज भी खुशगवार मौसम है। शुक्र करें अल्लाह ताला का, अच्छे मौसम को एंजॉय करें। सर्दी बिलाशुबा है, लेकिन सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए वीकेंड है, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, सूप पिए और अपने वीकेंड को एंजॉय करें। वैसे ही लाहौरिये तो खाने के दिल ज़्यादा है। फ़िश पॉइंट्स पर आजकल इतना रश नज़र आ रहा है, तो अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दें। बच्चों का यही वीकेंड रह गया, मंडे से आई थिंक स्कूल खुलने जा रही हैं, तो तैयारी कर लें। बच्चों को ये लग रहा था कि शायद सर्दी ज़्यादा हो तो छुट्टियाँ मज़ीद हो जाए, लेकिन कल बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। चलें जी, गुड लक उन तमाम बच्चों को जिन्होंने जाना है जी मंडे से स्कूल, और फिर इसके साथ साथ वीकेंड अच्छे तरीके से अपना एंजॉय करें, स्कूल की तैयारी अच्छे से करें। हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे को भी हम मजीद स्पेशल बनाएंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है खोखर साहब और दुर्रे नायाब? चलें जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। शिमला पहाड़ी, सांदा, पीको रोड, कोट लखपत के नादरा सेंटर में अलहदा अमला तैनात किया जाएगा, जबकि शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मैसर आ सकेगी। बहुत बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली जब पासपोर्ट बनवाने गई हूँ तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि बस वहाँ पर आपकी बारी का आना और फिर तमाम काउंटर पे बारी बारी जाके आपको, मुझे लगता है दफ्तर से छुट्टी लेके ये काम करना पड़ता है। मैं खुद 2-3 अपने कोलीग्स को जानती हूँ मेकअप रूम में, जिन्होंने अपना आईडी कार्ड रिन्यू कराना था, एक ने नया बनवाना था, तो पूरा दिन दफ्तर से छुट्टी लेके जाकर उन्हें ये काम कराना पड़ा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग जॉब पे जाते हैं, जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए कुछ करना होता है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सराहना चाहिए। मेरे ख्याल से अवाम दोस्त नहीं, ये बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है। कैसे जी बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि लाहौर शहर में जो रश होता है पासपोर्ट ऑफिस, गार्डन टाउन में बार बार मोहसिन नकवी साहब ने दौरे किए और वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा रश था। फिर वहाँ पर दिन रात वो सर्विस शुरू की पासपोर्ट बनाने की, और इस वाले से ये बड़ा, अब ये 3 नए पासपोर्ट ऑफिस लाहौर में खोल रहे हैं। इसी तरह के नए पासपोर्ट ऑफिस जो है कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी खुलने चाहिए ज़्यादा पासपोर्ट, ताकि ज़्यादा लोग पासपोर्ट बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर जाएं। जब मुल्क से बाहर जाएंगे तो ज़र मुबादला आएगा और हुकूमत को फायदा होगा। कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर का बयान दे रहे थे कि $3.1 अरब जो है ना दिसंबर के महीने में बाहर से जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने भेजे हैं पैसे, और इस वाले से ये पासपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट एक बुनियादी चीज़ है, जब बनेगी तो लोग जाएंगे ना, और जब पासपोर्ट ही नहीं बनेगा तो फिर जलील होकर पासपोर्ट के लिए पैसे देकर पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो लोग बाहर कैसे जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मोहसिन नकवी साहब ने कदम किया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इस वाले से जो लाहौर के शहरियों को ये सहूलत दी गई है, और लाहौर के शहरियों को अब ये कम से कम कतार जो लगती थी लंबी, या जो टाउट माफिया था पासपोर्ट ऑफिस के बाद, उससे निजात मिल जाएगी। टाउट माफिया वाला किरदार तो बहुत ज़बरदस्त है जी, इनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस पर काम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्रे अब एक टाइम था, मुझे याद है रिजवान नकवी साहब बड़ी खबरें हमारे साथ शेयर करते होते थे कि सिस्टम बैठ गया, लोगों की लंबी लाइनें लगी और कुछ पता ही नहीं होता था वो सिस्टम कब ठीक होना है, कब लोगों को पासपोर्ट की सहूलत मिलेगी। सो अब मैंने माजी में ये भी कभी नहीं देखा कि कोई वज़ीर दाखिला बार बार जाके पासपोर्ट ऑफिस के दौरे कर रहा है, तो ये चीज़ें नो डाउट समरात तो लेकर आती हैं। अच्छा, ये ना आपको मैं बड़ा क्लियर कट कहूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो वो कोई इजाफी वर्कआउट कर रहे हैं। ये उनकी एक जिम्मेदारी भी वज़ीर दाखिला साहब की, और ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जो वो अदा कर रहे हैं। अच्छा, हमें तो पता, अब सवाल ये है कि बाकियों ने क्यों नहीं किया। मैं कह रही हूं, हमें तो पता अब चला है। अब सवाल ये है, अब लोगों को सोचने की बात ये है कि जो पहले वज़ीर दाखिला साहब थे उनकी तवज्जो कहाँ होती थी, वो कहाँ पे काम करते थे, उन्होंने जाके लोगों से बात की, उन्होंने खुद जाके नादरा में पासपोर्ट ऑफिस में प्रोसीजर्स को उन्होंने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, उन्होंने अपने जहन का इतना मुस्बत इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि वो एक ही छत के तले एक ही वर्क फोर्स से 2-3 डिफरेंट काम ले लें। देखें, आप ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, वही नादरा का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वही आपने लॉगिन करना है, डेटा तो वही चाहिए होता है ना जी, लॉगिन करना है, वही आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन का सिस्टम हो जाता है, वही लॉगिन करेंगे तो उसी कंप्यूटर पे बैठ के आप 2-3 फैसिलिटीज खोल सकते हैं। अब जब आप फारिग बैठे हैं या आपको 2-3 काउंटर्स बढ़ा के एक बहुत बड़ी काम को साइमल्टेनियस वर्क में मल्टी टैलेंटेड के साथ उसको कंप्लीट करने की जरूरत पड़े, तो मेरा ख्याल इससे बेस्ट मॉडल नहीं है कि आप छोड़ दें नादरा पासपोर्ट इमिग्रेशन
या कोई और सर्विस, आप कहें कि एक मिनिस्ट्री के अंडर एक सर्विस चल रही है तो उसके अंदर उसी जगह पे 2-3 सर्विसेज क्यों नहीं फराहम की जा सकती? मेरा क्या कसूर है कि मैं पहले आऊँ नादरा का आईडी कार्ड बनाने शिमला पहाड़ी जाऊँ, फिर मैं पासपोर्ट बनाने जो है वो रायवन जाऊँ, तो मेरा क्या कसूर है जी? क्या कसूर है? एक ही डेटाबेस है, एक ही मुल्क का मैं शहरी हूँ पाकिस्तानी, एक ही आईडी कार्ड है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मोहसिन साहब काम कर रहे हैं और नादरा को आगे डाटाबेस को लेकर चल रहे हैं, तो शायद हमारा आईडी कार्ड ही हमारा वन लिंक हर चीज होगा। ये बहुत बड़ा इकदाम तो है, हम बिल्कुल हम उसी आईडी कार्ड के जरिए, उसी डेटाबेस के जरिए हर चीज को ना सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे बल्कि हर चीज को हसूल भी होगा। और उसके अलावा जिस तरह बैरून ममालिक में होता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, अनटिल अनलेस को बहुत इशू है कि आपके अंगूठों की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपके ऑथराइज्ड ईमेल पे आपको वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका कोई FRC है, चाहे आपका MRC है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको मिलेगी जस्ट टू डाउनलोड इट एंड टू फॉरवर्ड इट जिधर भी आपको चाहिए, या आपको अपलोड जिधर करना है आप करके ख़त्म करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको मैनुअली जाने से और लोगों की तरफ से रिश्वत मांगने में आपके टाउट, उसके अंदर आपको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है ताकि वो किरदार ही खत्म हो जाए। बीच में कोई पैसे मांगता है, कोई आपके साथ 2-4 फैसिलिटेशन के नाम पे, कंसल्टेंसी के नाम पे पैसे लेता है, ये तो आम है सब। इसको खत्म करने का एक ही उसूल है जिसमें मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, और वो है डिजिटाइजेशन और सर्विस एट डोर स्टेप, कि आपको घर बैठे आपकी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएं। और आप देखें कि ये भी कितना बड़ा काम है कि जब उन्होंने इस पे तवज्जो दी अपने बतौर वज़ीर आला होने के बायस, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस पे तो कितना बैकलॉग निकाला, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने। अब जब वज़ीर दाखिला आए तो लाखों पासपोर्ट पेंडिंग थे, आज अल्लाह का शुक्र है एक भी पासपोर्ट पेंडिंग नहीं है। बंद पड़े थे, काउंटर बंद पड़े थे, जाके उन्होंने खुद देखा। आपके टोट माफिया जी अंदर बैठ के काम कर रहे थे। जब वज़ीर दाखिला जाते थे तो वहां पर देखते थे गार्डन रोड जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर जो है ना वो काउंटर बनाए हुए हैं, स्टॉल बनाए हुए हैं टोटों ने, और बाकायदा तौर पर वो गाहक जो आता था उसको घेरते थे, घेर कर अंदर का जो अमला है उसके साथ मिले होते थे, और अंदर वाला अमला जो है सिर्फ टोट का जो काम करता था, वो आम जो छायल जाता था उसका पासपोर्ट अंदर से आपको टोकन नहीं मिलता था, वो सारा टोट करता था काम, और उन्होंने टोट माफिया मोहसिन नकवी साहब ने खत्म किया। ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ को सराहना चाहिए। हम उस वक्त की बड़ी हमारे दोस्त जो हैं वो बैठ के सोशल मीडिया पे इधर उधर कह रहे थे कि जी इतने लाख पासपोर्ट पेंडिंग हो गए, हमारे पास सफ़े ख़त्म हो गए, मशीनें ख़राब हो गई। अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब पॉजिटिव व्लॉगिंग की तरफ और पॉजिटिव फीडबैक की तरफ क्यों नहीं जाते? आपको जाना चाहिए ना कि ठीक है वो था, अब ये है, और ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो आगे फैसिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं ना, कि अगर एक बंदे को आईडी कार्ड लेना है, संभव जो मैंने पहले बात की है कि मेरा एक आईडी कार्ड लेने जाना मकसद है, लेकिन मैंने पासपोर्ट का भी काम करना है, मैंने कुछ और भी काम करना है, मैंने कोई फ़र्द निकलवानी है, मैंने 100 चीज़ें करनी है, तो मैं एक ही छत के नीचे बैठ के क्यों नहीं ये काम कर सकता? जबकि मेरा डाटाबेस सेम है। ये तो नहीं हो सकता ना कि नादरा में जाके मेरा डाटा और है, पासपोर्ट इमिग्रेशन में डाटा और है। तमाम चीजों के लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो एक ही देनी है ना। आईडी कार्ड नंबर भी वो है, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, घर का एड्रेस, कहीं पे कुछ चेंज नहीं होना। तो फिर भाई मैं क्यों नहीं वहाँ बैठ के अपना कोई मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा सकता हूँ, मैं अपना कोई बैठ के वहाँ पे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा सकता हूँ, मैं वहाँ बैठ के अपनी प्रॉपर्टी की कोई सनद फर्द निकाल सकता हूँ, तो क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरफ ये मोहसिन साहब लेके जा रहे हैं नादरा डेटाबेस को, एक दिन वन लिंक होगा इंशाल्लाह, और आपका आईडी कार्ड नंबर ही आपका सब कुछ होगा। चलें जी, वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये आवाम को सहूलत जो है वो बहुत बड़ी दी जा रही है। जिस तरह से आवाम को मुश्किलात का सामना था, फिर टाइम कम होता था, पता चलता था गए लाइनों में लगे रहे हैं, आपकी बारी नहीं आई, टाइम खत्म हो गया, आपको वापस जाना पड़ जाता था। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है कि सर्विसेज जनरल और जनाह अस्पताल की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी था ये सब करना। और ये मॉनिटरिंग वैसे किस मकसद के लिए कराई जा रही है, बेहतरी से क्या आएगी, कैसर खोकर साहब? बिल्कुल, इस हवाले से जो बड़ा इशू एक आ रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो मरीजों के साथ या पेशेंट के साथ जो उनके अटेंडेंट हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं।
कल अस्पताल के जो 2 डॉक्टर थे उनको सेक्रेटरी हेल्थ ने सिर्फ इस वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किए कि उन्होंने लाहिकीन जो थे पेशेंट के उनके साथ बातमीजी की, उनके साथ मैन हैंडलिंग की, और एक ने एजिटेशन कराने की डॉक्टर ने कोशिश की। दोनों का अडहाक था, एक का वो पीजी ट्रेडी था, दोनों के खत्म कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट जो मनसूख कर दिए, टर्मिनेट कर दिए दोनों को। और इस हवाले से ये मुख्तलिफ अस्पतालों में ये शिकायतें आ रही है कि जो पेशेंट है, एक तो बेचारे पेशेंट जो आते हैं, आपको ये बताऊँ कि अस्पतालों में जो पेशेंट आते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, सही कह रहे हैं, वो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट अस्पताल में जाता रहा। अब वो बेचारा आता है तरह पेशेंट, और वहां पर ये जो होता कि आकर वो एक बीमारी लेकर आता है तो आगे से इन्फेक्शन लाकर दूसरी बीमारी साथ ले जाता है, और दूसरी बीमारी भी उसके साथ लग जाती है। वो बेचारा पेशेंट जो है ना, वो बेचारा जलीलो ख्वार हो जाता है, और उसको दवाई भी नहीं मिलती। फिर अगर दवाई मिले तो बेड नहीं मिलता, बेड एक बेड पर 4-4 मरीज लोग आए हुए हैं। फिर चलो और कुछ नहीं, तो डॉक्टरों का रवैया तो अच्छा होना चाहिए ना पेशेंट के साथ। और डॉक्टरों का ये मसीहा का ये किरदार भी यही है कि जो पहला रवैया है कि पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से बाखलाक तरीके से पेश आया जाए, ताकि उनको ये अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को अच्छे तरीके से पेश आ जाएगा, उसकी बात गौर से सुन लेगा, तो उसका 50% इलाज यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर डॉक्टर की बात ही नहीं डॉक्टर मरीज की सुनेगा तो फिर वो बेचारा मरीज डिस्टर्ब होगा। नॉर्मली रवैया यही होता है, पर हम ये नहीं कह रहे, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखने में आता है। ये जो स्पेशल ऑफिसर होंगे ये कुछ इंतजामी मामलात को भी देखेंगे कि लिफ्ट खराब है, व्हील चेयर नहीं मिल रही। बिल्कुल, ये मशीनों को भी देखेंगे कि मशीनें जो खराब है अस्पतालों की, वो बेचारे मरीज फिर प्राइवेट जाकर महंगे दामों जो है टेस्ट कराते हैं, मशीनें सीटी स्कैन या मैंने बाहर से कराते हैं, महंगे पैसे लगते हैं, और वो फिर दवाइयाँ की जो स्टॉक है वो देखेंगे, जो मुफ्त दवाइयाँ। फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है दुर्रे नायाब। अच्छा, मैं तो हमेशा से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर आपके इदारे का सरबराह सिर्फ पूछ ही ले तो आधा काम वही ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपको उस पर भारी तनख्वाहों पे अलग अफसर रखने नहीं, तो यहाँ तो रिवाज ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारे अस्पतालों में एमएससी नहीं है। नहीं, तो आप मुझे बताएं कि कोई जब वज़ीर आला मोहसिन साहब थे तो उनकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि उन्होंने हर अस्पताल में जाके दौरा करना है, सही कह रहे हैं, हर थाने में घुस जाना है, अगर वो गुजर रहे हैं तो 2 मिनट लगाते थे, वो 5 मिनट लगाते थे और निकल जाते थे। तो कहीं पे कोई उन्होंने हलफ उठाते हुए इस चीज़ का कहीं वो कहा था कि मैं ये भी करूँगा? भाई, आपकी जिम्मेदारी एहसास जिम्मेदारी का समझना और उसका असर नीचे तक जाना, ट्रिकल डाउन ये आपके मेरे किसी के कहने से नहीं होगा। ये अब आप मुझे से ये बता दें कि ठीक है आपकी मशीन ख़राब है और पैसे नहीं है अस्पताल में, या पैसे हैं तो अथॉरिटी जो साइनिंग है वो नहीं है, मेस नहीं है, तो मुझे बताएं कोई इंतजामी अफसर भी क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? एक बदनस्ला आदमी है, अगर वो अल्लाह ताला ने उसको डॉक्टर बना दिया है, उससे वो परफॉर्म नहीं हो रहा है कि वो किसी को इज्जत दे, किसी गरीब बंदे को इज्जत दे, कमजरफी दिखाए और किसी के लवाहिकीन के साथ बदतमीजी करे जब वो परेशान हो, कोई उसका प्यारा जान से जिंदगी की बाजी लड़ रहा हो, तो अगर उसको क्या मुझे बताएं इंतजामी अफसर सिखा लेगा जिसको उसके वालिदैन उसके डॉक्टर्स की तरफ से ना। एक दफा मैंने किसी डॉक्टर को कहा कि बड़ा मुझे ना ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, आप धक्के दे रहे हैं मरीजों को, कह रहे हैं अभी बाहर चले जाए, इंतजार कर, झाड़ भी रहे हैं, तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मैडम हमारी सीट पे बैठ के देखे बर्डन जितने, हम तो सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे परेशान ही हो रहे हैं। परेशान है, लेकिन अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर शबीर हुसैन साहब के साथ क्या किया? बिल्कुल आपने माजी में डॉक्टर आमिर बंदेशा जैसे अच्छे हार्ट कंसल्टेंट्स के साथ क्या किया? ठीक है, आपने साहिवाल के डॉक्टरों के साथ जब वज़ीर आला साहिबा ने हलफ उठाया और वो रिपोर्टर पार्टी पे नीचे जाके उन्होंने वहाँ हथकड़ियाँ लगवा दी वहाँ के MS साहिबान को, सब कुछ को, आपने तब क्या किया? तो उसका ग्रीवेंस अपनी जगह है, मैं उनके बिल्कुल हक में उनके साथ खड़ा हूँ कि उनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन जो वो लवाहिकीन के साथ करते हैं, वहाँ के लोगों के मरीजों के साथ करते हैं, जो जिस तरह का वो सर्द रवैया रखते हैं, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपको किसी को मुस्कुरा के, किसी को होप दे के, जब आपको पता है कि ये चंद दिनों का मेहमान है, अगर एक पेशेंट है भी, चंद घंटों का भी है, लेकिन अगर आप किसी को दिलासा दे दें तो मुझे बताएं क्या जाता है? सिर्फ हंस के मुस्कुराहट एक आप जो वक्त जाना होता है ना वो जा रहा होता है, पेशेंट का वक्त निकल रहा होता है, अल्लाह ताला ने जब उसकी जान कब्ज करनी होती है वो एक टाइम मुकर्रर होता है, लेकिन उस दौरान अगर आप किसी की दिलासा दे दें, किसी के साथ प्यार मोहब्बत से बात कर दें, उसको कंसोल करें थोड़ा सा, तो कितना को मुझे बताएं पैसे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बजाय कि आप झिड़क दें उसको धक्के दिलवा के अपने स्टाफ से बाहर निकलवा दें वार्डों से, उनको बैठने को कोई कुर्सी ना दें, उनको पानी पीने की कोई इजाज़त ना हो, उनको बाहर खड़े होकर अपने पेशेंट को देखने तक की आप इजाज़त ना दें, और कोई VIP प्रोटोकॉल लेके आए तो उसके 25 बंदों को भी आप इजाज़त करने दे दें, आपका रवैया बदल जाता है। आम रवैये तो यहाँ पर यही है। खैर अच्छी चीज़ है कि ये मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो ये तैनात किए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं इससे कुछ मामलात में बेहतरी आएगी। CBD और ग्रीन टूरिज्म के दरमियान ताउन का मुआहिदा तय पाया है, इसके बारे में बता दीजिएगा दुर्रे ने, आप क्या बेहतरी इससे आई? अच्छा जी, CBD और रूडा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो अब अच्छी
चीज़ें लेके जा रहा है। और मुझे कुछ ही दिनों पहले ये पता लगा कि जो नया रावी शहर बन रहा है रूडा, उसके अंदर टोटल ग्रीन टेक्नोलॉजी है। मतलब कि ये नहीं होगा कि वहाँ पे कोई डीजल का पुराना डाला आ रहा है, कोई लोडर आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक रिक्शाज, इलेक्ट्रिक अच्छा अलाउ नहीं करेंगे, कमर्शियल पे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कमर्शियल पे तो जीरो टॉलरेंस है कमर्शियल पे। और जो रिहायशी होंगे, जो थोड़ा बहुत उनका रिहायशी पोर्शंस जिस तरफ जाना होगा, वहाँ पे भी इंस्पेक्टेड गाड़ियाँ होंगी। ये नहीं होगी कि जो गाड़ियाँ जिसके पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होगा उस गाड़ी को वो एज रेजिडेंट अलाउ करेंगे। और जो कमर्शियल है वो तमाम आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिक होगी या सेमी इलेक्ट्रिक हद तक होगी, उसके अलावा आपको नहीं होगी। ये उन्होंने अपना एजेंडा पास कर दिया। मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, आमिर रजा खान साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे जो एक मंजर रूडा दिखा रहे हैं ना, तो मेरा तो दिल कर रहा है घर जाके वहाँ पे ले। मैंने कहा हमें तो अगर प्लॉट मिल गए रूडा में, वो कानून साजी करते जा रहे हैं ना। देखिए उनकी बोर्ड की मीटिंग हुई है, गालिबन मैंने ही खबर दी थी 2 दिन पहले, उनके बोर्ड में ये कानून साजी पास हो गई है। अच्छी चीज है, ये हवाई बात नहीं है। उन्होंने एक कानून साजी पॉलिसी फ्रेमवर्क पास करके उन्होंने साइड पे कर दिया कि जी ये चीज तय हो गई है। अब आगे चले जी, रूडा भी चूंकि वो सीबीडी के सीईओ भी और रूडा के एक ही हैं, वही पॉलिसी वो वहां पे लेके जा रहे हैं कि जी अब हम जो बिल्डिंग्स बनाएं, हम जो रोड नेटवर्क हो, हमारे जो अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो, हमारे अंदर जितना भी सारा हो वो ग्रीन मैकेनिज्म है। और कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए, कम से कम आप जनरेटर और डीजल और गैस के अखराजात कम हो, आप सोलर पे हो, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो, आपकी इलेक्ट्रिक जो है वो कम से कम कंजप्शन आपकी बिल्डिंग्स में हो, आपके ऊपर जो प्लांटेशन है, वर्टिकल प्लांटेशन जो कहते हैं कि छतों के ऊपर गार्डन्स हों, और नीचे आपकी जो बिल्डिंग के ऊपर ग्रीन बेलें जहाँ जहाँ पे आपको हों, लटकें। आप ये तो उस तरफ जा रहे हैं। और इसी चीज़ चक्कर में इन्होंने जो है वो अपना एक मुआहिदा किया है जिसके अंदर जो है वो टूरिज़्म ख़ास तौर पे जो सीबीडी प्रोजेक्ट्स पे जितना भी ज़्यादा आपकी इन्वायरमेंट फ्री आपका डेवलपमेंट होगी, वो टोटली ग्रीन जो विजन के तकाज़ों को पूरा करता होगा। और इसमें ये मुआवनत करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ न सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि बना के तजवीज़ करेंगे सीबीडी को, और सीबीडी उसको बिल्कुल जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी अगर वो 100% आपके माहौल दोस्त होंगे। चलिए आप पे काम होने जा रहा है, किसी को देख के दूसरे लोग भी इस तरफ आए, एक ट्रेंड तो बनाने की जरूरत है। और इस पे सीबीडी काश ये एमसीएल और एलडी वाले भी देख लें कि हमने कितना ग्रीन माहौल में ट्रेंड तो शुरू करें ना, शायद देखा जाए पीएचई भी लोहे सरिये से बाहर आ जाए और एलडीए भी इस तरह कर ले। मैंने तो पहले कहा कि जी एलडी एमसीएल करे और एलडीए को सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि एलडीए की लाहौर में सबसे ज्यादा स्कीमें एलडीए की हैं। और जो सीबीडी ने जो अब कदम उठाया ग्रीन टूरिज्म का, ना ये जो जदीद शहर दुनिया में बन रहे हैं, सऊदी अरब में नए शहर जो बन रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जो नए शहर बन रहे हैं, उनमें ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल हो रही है, ग्रीन टूरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बसें, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल हो रहा है ताकि माहौल दोस्त जो है बनाया जा रहा है। और इस वाले से ये बहुत अच्छा कदम है। और जैसे दुनिया ने आपने कहा सोलर का बहुत बड़ा फायदा, तो इस वाले से जेलें जो है उनको भी सोलराइजेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब देखें कि पंजाब की जो जेलें थी उनका सालाना जो था वो 2 अरब रुपया जो है बिजली का बिल आता था। और जो सोलर 1 साल में लगाने का जो खर्चा 2.8 अरब रुपये 2.3 अरब रुपये बिल खर्चा है, और बाकी फिर सोलर फ्री है। आपको कितनी बचत होगी सोलर से। और ये सोलर जो हमारे दिया, इस वाले से हमें बिजली पैदा करनी चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि आप जो पावर प्लांट लगाते हैं वो जो डीजल पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाएं, तो फिर ना तो हमें बिजली मिलेगी, जिस तरह पानी हम देख रहे हैं कि कम होता चला जा रहा है, ना तो गैस मिलेगी। काबीना में ये फैसला कर लेना चाहिए कि हर इदारा सरकारी है या वो सेमी सरकारी है, उस पर लाजिम है कि वो अपने अखराजात के अंदर ये सोलराइजेशन और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को डाल दे। मुश्किल नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि खोके साहब ने बताया कि 2 अरब हम देते हैं सालाना बिजली, और 1 टाइम सोलर लगाने में जेलों में हमारा 2.3 अरब यानी कि 30 करोड़ पे ज्यादा देने हैं। और हमने सारी जिंदगी की मौजें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें शमसी तवानाई से नवाजा है। देखिए यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये तो तरस जाते हैं, ये तो सूरज देख ही नहीं पाते बेचारे। और हम ठीक है गर्मी होती है, हम ब्लेस्ड हैं, हमारे अंदर वो बीमारियां नहीं है जो यूरोपियन या अमेरिकन में है, हड्डियों की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां। तो हमें इस तमाम तरह अल्लाह ताला की जो सोलराइजेशन की एक नेमत है जिस पे हमें नवाजा, उससे फायदा उठाना चाहिए। और अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, आज इन चीज़ों को समझ जाएंगे, जितना हम इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। कि आपने अगर आपकी ट्रांसपोर्ट है तो इलेक्ट्रिक बसों की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आना है। नो डाउट कि एकदम से नहीं हो जाता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे तो आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, आप अच्छी साफ फिजा में सांस लेंगे तो तंदुरुस्त रह सकेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को। चले देर आए दुरुस्त आए, हम आगे आगे तो बढ़ रहे हैं
और अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो मजीद हालात बेहतर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा मंसूबे के लिए आलमी बैंक $9 करोड़ देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑपरेशनल करने का टास्क सौंप दिया है। दुरे नायाब। अच्छा, शुक्र है कभी कुछ गरीबों के लिए भी कर्ज लेने की बात हुई है, वरना तो हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके अपनी ब्यूरोक्रेसी गाड़ियाँ कभी अपडेट कर रही होती थी, कभी कर्ज लेके अपने दफातर अपडेट कर रही होती थी, कभी कर्ज लेके अपनी वो लैपटॉप मोबाइल और ये वो चीज़ें अपडेट अपने आप को कर रहे होते थे। अब देखें, आप अगर कर्ज ले रहे हैं, बहुत मजबूरी है आपकी कर्ज ले रहा, और वर्ल्ड बैंक जो है या आलमी बैंक जो है, इस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अगर आपको आसान इकसात पे, आसान शराइत पे अगर आपको एक आम बंदे की ज़िंदगी अपलिफ्ट करने के लिए पैसा दे रहा है तो फिर वहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। ये माजी में बहुत कम देखा गया कि जो पैसे आपको दिए गए आलमी सतह पे लोगों की पढ़ाई के लिए, लोगों की ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको कारोबार देने के लिए, वो पैसा नहीं लगा, वो हुकूमतों ने अपने अल्ले तल्ले याशों को लगा दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी गरीब बंदे को, अब चूंकि आप सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक रिक्शों की, इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जा रहे हैं, तो रिक्शा एक ऐसी ज़रूरत है जो हर जगह पे काबिल इस्तेमाल होता है। बस हर गली मोहल्ले में नहीं जा सकती। हमारे लाहौर की ज़मीनी हकाइक शायद आपके लंदन से मुख्तलिफ हों, शायद आपके न्यूयॉर्क से मुख्तलिफ हों, बहुत मुख्तलिफ है। तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट को भी साथ लेके चलना है, आपके लोकल ट्रांसपोर्ट को भी अपग्रेड करना है। इसके अब दो फ़ायदे हैं, एक तो जो आम बंदा है उसको लोन की सूरत में उसकी सवारी अपडेट होगी, सही, वो इलेक्ट्रिक रिक्शे पे जाएगा, वो कम ज़्यादा कमाने के चक्कर से निकलेगा, एक कॉस्ट सस्ती पड़ रही होगी, इलेक्ट्रिक पे उसका खर्च कम हो रहा होगा, फ्यूल से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वो किराए भी मुनासिब ले रहा होगा और लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ये फौरी तौर पे पैसे आ जाते हैं, कल आते हैं, इसको छोड़ें, गवर्नमेंट को अपने बजट से इनको अपडेट करना चाहिए और जब ये पैसे आए तो वो फिर अपने अकाउंट पे उसको शिफ्ट कर लें। ये तो फौरी इंप्लीमेंट करने वाली बातें हैं। अगर आपका मुआहदा हो गया है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो सरकार को ये $9 करोड़ के जो पैसे बनते हैं वो अपने खजाने से लगा के लोगों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए। पैसे आते रहेंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, आप उसी अपने अकाउंट में डाल लीजिएगा। इसको मॉडर्न टर्म में ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं कि पैसे आपके पास पड़े हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें, जब दूसरे पैसे आएंगे तो आप कर लें। तो अब हमें आगे जाने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के तहत फौरी तौर पे इंप्लीमेंट करें। लेकिन ना इसमें जो है ना ये 9 करोड़ जो है ना ये और जो रक्षा वाले हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। ये ना हो कि दरमियान में ब्यूरोक्रेसी या हुकूमती या उहदेदार जो ये दौरे करने में खर्च कर देंगे, हमारा फला जगह दौरा जा रहा था, फला जगह जा रहा था, फला जगह टूर जा रहा था, गैर मुल्की टूर, अनाउंस किसी और चीज के लिए पैसे किए जाते हैं और इस्तेमाल नहीं, दरमियान में वो इधर उधर लगा देते हैं ना। ये उसके सबरात जो है $9 करोड़ के वो रक्षा वालों तक पहुंचने चाहिए ताकि रक्षों पर इस्तेमाल हो सके, हमें सड़कों पर नजर आने चाहिए। ये ना होना कि डेलीगेशन का जी हम रिक्शा देखने जर्मनी जा रहे हैं, हम रिक्शे देखने चाइना जा रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो कम जो चांदगढ़ी रिक्शे हैं इनसे जान छूट जाएगी, और दूसरा जो ऑटो रिक्शे है उनसे जान छूट जाएगी। जो पोल्यूशन पैदा करने वाले रिक्शे हैं, आपको पता है एक रिक्शे पर 9 लोग बिठाए थे। चांदगढ़ी रिक्शा जो है, चिंगी रिक्शा जो है, उस पर बंदी हो जाने चाहिए, 9 लोग बिठाए थे। फिर वो इतनी बुरी तरीके से वो ड्राइविंग करते हैं कि रास्ते में जाते हुए कार वाले को, मोटरसाइकिल वाले को टक्कर लगाते जाते हैं और इधर टक्कर लगाते, कभी राइट लेफ्ट टक्कर लगाते, कभी लेफ्ट टक्कर लगाते। कोई उनको पूछने वाला नहीं है और कोई उनका चलान करने वाला नहीं है। जहां मर्जी वो खड़ा कर लेते हैं, जहां मर्जी वो आकर अपना अड्डा बना लेते हैं, जहां मर्जी वो स्टॉप करके अपनी सवारियां बिठाना शुरू कर देते हैं। उनमें से कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते, कम उम्र ड्राइवर्स ज्यादा वहां पर होते हैं। खैर, इसका ये बड़ा अच्छा इकदाम है, अगर उठाया जा रहा है, आपका माहौल भी साफ रहेगा। दूसरा, थोड़ा सा इस सिस्टम को आपको शफाफ करना होगा, आम लोगों तक इसकी रसाई जो है वो देनी होगी, प्रॉपर एक अच्छा तरीका जिसके थ्रू दरख्वास्तें देकर लोग ये हासिल कर सकें, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी है, हर कोई चाहेगा कि बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकें और अच्छा उनको एक सवारी मिल सके। तो इसके लिए भी बड़ा अच्छा इकदाम उठाना चाहिए, प्रॉपर एक तरीक़ेकार होना चाहिए, आसानी से लोगों को समझा दें ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि 500 साल कदीम अकबरी मंडी की बहाली का प्लान है, MOU पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अकबरी मंडी की बहाली का प्लान है तो क्या चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं, और दूसरा ये हमारा जो विरसा है
इनको इसकी असल हालत में बरकरार रखना भी एक चैलेंज है। तो क्या इस प्लान में इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखा जा रहा है कैसर खोखर साहब? जी बिल्कुल, ये वाला अच्छा कदम हो गया। कामरान निशारी साहब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के जो डीजी हैं, उन्होंने ये MOU साइन किया है कि 500 साल पुरानी जो अकबरी मंडी है उसको उसकी ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ वहाँ बहाल करने का काम है वहाँ पर उसके जो एनवायरमेंटल इशूज़ हैं उनको भी देखा जाए, जैसा कि वो ग्रीन टूरिज्म है उसको भी देखा जाए, इस वाले से देखा जाए। और तीसरा ये कि वहाँ पर जो है ट्रैफिक का जो प्लान है वो भी देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला वहाँ पर उसको बहाल कर देंगे। जो इश्यूज है वहाँ पे तजावुजात है, बिल्कुल तजावुजात और ट्रैफिक जो है ना सबसे बड़ा मसला है, और ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक का मसला वहाँ पे ड्रेन का बड़ा मसला, ड्रेन का बहुत मसला। आप अगर अकबरी मंडी में एंटर होते हैं ना, उसके सामने गंदा नाला एक जा रहा है मुसलसल। अच्छा। और वो इतना हैजर्ड है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे लोगों की जो घरों से निकलने वाला सारा वो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुराने सिस्टम है, नालियों वाला, गर्कियों वाला, मुख्तलिफ। आपको अक्सर आमिर रजा भाई तो वहाँ रहते रहे हैं, उनका तो भाई है, वो आपको वहाँ के हालात बताते हैं। देखिए उससे नहीं तो बहाली के प्लान में ये चीजें शामिल नहीं है, होनी चाहिए बिल्कुल 100%। आपको बेसिक से उठाना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने पहले वो दीगर इलाके जो वर्ल्ड सिटी के बहाल किए हैं उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा है। मस्जिद वजीर खान के आसपास की गलियाँ और दूसरी जो चीज़ें इन्होंने बहाल की उसमें ये चीज़ों को देखा गया। फिर आप वो इतना साल पुराना, सदियों पुराना आर्किटेक्चर को रिस्टोर करना ये एक बहुत मुश्किल काम है। अब उस तरह के ना लोग रहे, ना वो कारीगर रहे, ना वो फनकार रहे, ना वो सारी चीजें रही, ना वो मटेरियल मिलता है। अब आप उसको किस तरह मैच करना ही उन चीजों आप मैच करना बड़ा मुश्किल है। आप रिवाइव करने आपको कई साल लगते हैं। और आपको मैं बताऊं ये स्लो वर्क प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कि चुबुर्जी को जब एक उसकी बुर्जी टूटी थी उसको बनाने में कई साल लग गए थे, कई साल लग गए थे। ये नहीं था कि ओवर द नाइट आप कर लें। और इसी तरह ये काम जो है ये वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं, आपकी एक्सपर्टी मांगते हैं। आप उसमें ये नहीं हो सकता कि जी आप मजदूर पुली जाएं, कुछ मजदूरों को उठाएं, उनको ला के इस पे लगा दें। ये एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं जो महकमे आसार कदीमा आर्किटेक्चर में अबूर हासिल रखते हैं और जो बहुत अब पुराने मेमार हो चुकी हैं उनकी सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है। होपफुली वर्ल्ड सिटी के पास ऐसे लोग होंगे, उनके पैनल पे, उनके कॉन्टेक्ट्स में उनको लगाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बेसिक सिविक फैसिलिटीज को अपडेट आप नहीं करते, सही बात है, तो फिर कोई फायदा नहीं। ऊपर से चीजों को थोड़ा आप बेहतर कर देंगे, ऊपर जो इतना मर्जी पैसा लगा लें फिर वो पैसे का ज़िया है। आप उसको बेसिक से उठा के उसकी लाइटिंग से लेके आप उसकी राहदारियां तक, आप उसकी नालियां, गलियां, हर चीज मुकम्मल तौर पर होना चाहिए और हर लिहाज से होना चाहिए। खास तौर पर जो ट्रैफिक का वहाँ निज़ाम है वो तजावजात जो आपने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा पॉइंट किया, वहाँ तजावजात बहुत ज़्यादा है। और अकबरी मंडी का जो लिंक रोड, जो रस्तों के जरिए, जो शहर के जरिए जो रास्तों में जो लिंक रोड है वो उन पर बहाली होनी चाहिए, उन पर भी बहाली होनी चाहिए। और वो जो आसानी से बंदा गाड़ी लेकर जो है अकबरी मंडी तक जा सके, अपनी शॉपिंग कर सके, शॉपिंग करके वहाँ पर पार्किंग प्लाजे भी होनी चाहिए, साथ में बनने चाहिए ताकि शॉपिंग के बाद वो वापस बंदा आ सके अपनी गाड़ी पर। इस तरह का भी इंतजाम होना चाहिए। ये कामरान निशारी साहब की ये ड्यूटी है, अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि ये तमाम चीज़ें जो है इनको मुखलूज़ खातर रखें और ख़ास तौर पर ट्रैफिक और ग्रीन टूरिज्म जो है उसको भी सामने रखें और इसको असल हालत में बहाल करें, ताकि ये अच्छा कदम है, ये होना चाहिए जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी नहीं आप कर सकते कि काम को रोक के, क्योंकि जिन लोगों की यहाँ पर रोज़ाना का जिनका कारोबार है, अब ये मसाला जात की मार्केट है तो यहाँ पर इनके कुछ मुंतखब हिस्सों की इन्होंने बहाली करनी है, तो ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा दुर्ने। आप अगर इसको देखिए बिलियन वर्थ है वहाँ पे, दिल्ली का जो कारोबार हो रहा है वो अरबों में हो रहा है, वही ना। और पूरे पाकिस्तान के लोग अंदर, जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे मसाले जो हैं ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट एरियाज हैं दूसरे सूबों में भी वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब वहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार है। आप उसका अगर एक दिन भी कोई ऐसा चैनलाइज नहीं करते कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना, वहाँ पे लोगों का कारोबार करने के हवाले से अपनी दुकानों को, अपनी आड़त को खोलना बंद करना, वो उसमें अगर फैसिलिटेट नहीं रखते तो आप ये काम नहीं चला सकते। सेकेंडली आपको यहाँ पे जो है बड़ा ही बारीक बीनी के साथ आपको मुख्तलिफ पोर्शन पे, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे डिपेंडेंटली, जो ख़ास तौर पे 12 बजे से पहले रात से लेकर सुबह 12 बजे तक इस तरह के टाइमिंग्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि 12 बजे तक अकबरी मंडी सेफ साइड खुलती है तो उसके बाद वो शाम तक चलती है, शाम के बाद बंद जब होती है तो आपके पास एक बफर टाइम होता है। आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करके ज़्यादातर काम सुकून वाला करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना आमदोरफ्त आपको रोकनी है। अगर वहीं पे लोग भी फिर रहे हो गली मोहल्ले में, वो कार्ट लेके, आपको पता है अंदरून में सामान को कैरी करने के लिए वो कार्ट्स होते हैं लोहे के, रेडियां जिसे कहा जाता है,
वो भी चल रही हो तो आपकी वो चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ पकड़ बना सकेंगी और ना ही आपका जो आर्किटेक्चर है जिसको आप मुरम्मत कर रहे होंगे वो अपनी जो है वो बॉन्डिंग बना सकेगी। तो रेडी बाजार भी बनाने की जरूरत है कि अलग से रेडी बाजार ताकि प्रॉपर तरीके से जो हैंड कार्ट गवर्नमेंट ने दिए रेडियां, जो मॉडर्न रेडियां दी हैं, ये वहां भी होना चाहिए। हमारी सजेशन ये है ताकि वो लोगों को सहूलत, हमारी सजेशन ये है कि वहाँ पे गंदे नाले को कवर करके उसके ऊपर आप एक कार्ट की पूरी एक बाजार की लाइन को है अपडेट करें, ताकि वहाँ पे जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, जो गलियों तंग गलियों में नुकरों में खड़े हैं, वो उस प्रॉपर सहूलत मिल जाए और एक वो बड़ा अच्छा खूबसूरत आपकी गली खुली हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ आ रही है। मैट्रिक तालीम वाले असातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर रिटायर किया जाएगा। असातिज़ा की कबल अज़ रिटायरमेंट के हवाले से पॉलिसी तैयार। नई पॉलिसी 3000 से जायद असातिज़ा पर असर अंदाज होगी। कैसे देखते हैं दुर्रे नायाब? ये तो एहसान अजीम होगा अगर एक उस्ताद साहब जो हैं वो मैट्रिक पास थे और वो सारी उम्र अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके, तो इस कौम को क्या अपग्रेड करेंगे? सही बात है। ठीक है, मैंने कहाँ से कहाँ टाइम मैंने अपने मास्टर्स के बाद एमफिल 8 साल बाद किया, क्योंकि मैं ज़रूर समझता था कि मैंने पढ़ना है और मैंने आगे कुछ ना कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है। तो मैंने 8 साल बाद हिम्मत कर ली जब मेरे सारे क्लास वाले एमफिल कर चुके थे, लेकिन मेरे अंदर एक अर्ज थी। अब ऐसे ही आप टीचर को देखें जिसकी सारी उम्र ये अर्ज ही नहीं रही कि यार मैं मैट्रिक के साथ मैं प्राइवेट एफए कर लूं, मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं प्राइवेट बीए कर लूं। यकीन करें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर प्राइवेट एफए या बीए करते तो आपको महज साल में 2-2 महीने तैयारी करनी पड़ती और उसके साथ पेपर दे के आप निकल जाते और आपको सरकार छुट्टियां भी देती है, सब कुछ करती है। इस वक्त तो गाइडें बड़ी मशहूर हैं, वो मिल जाती हैं। दूसरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफए और बीए बहुत ज्यादा, तो वहाँ पर बीएड भी हो जाता है। फिर उसके बाद इनकी जो अपग्रेडेशन होगी, उसके बाद इनकी एजुकेशन में अगर अपग्रेडेशन होगी तो फिर इनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। फिर ये अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर है तो हाई स्कूल के टीचर बन जाएंगे, कल को रिटायरमेंट में बड़ा फायदा होगा। तो पढ़ने पढ़ाने वाले बंदे को तो पढ़ने पढ़ाने वाला काम करना चाहिए। अगर डॉक्टर जो दौरान डॉक्टर अपनी डिग्री को अपग्रेड करते रहते हैं, एफआरसीएस और एफआरसीपी करते रहते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं, पीजी ट्रेनिंग करते रहते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। इस तरह टीचरों को भी करना चाहिए। आपने 10 साल पहले जो एंकरिंग की टेक्निक शुरू की थी, आज आपको 10 साल बाद कितनी जदीद एंकरिंग की तरफ आना पड़ रहा है। आपको टर्म्स करनी पड़ रही है, हमारे कैमरामैन को नए एंगल्स पे काम करना पड़ रहा है, हम रिपोर्टर्स को नई नई किस्म की रिपोर्ट्स बनाने के लिए काम करना पड़ रहा है। तो जो टीचर भी है या किसी भी बैंक में जो वो आगे तरक्की करना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, उसको भी चले जाता है। आपके महकमे पे नहीं क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इतनी देर से इतना जदीद दौर हो गया, आप बात कहाँ पर कंप्यूटर लैब से शुरू हुए, टैब पे बात चले गए, बुक्स खत्म करने का आप सोचते चले जा रहे हैं और आपके पास असातिज़ा भी देखिए ना, अगर एक पुलिस वाला अपना अपग्रेड कोर्स नहीं करता तो आप वो भी इंस्पेक्टर नहीं बनता, आगे वो डीएसपी नहीं बन सकता। हर महकमे में ये तालीम का एक म्यार होता है, आपकी अपग्रेडेशन के कोर्सेज होते हैं। तो ये महकमा स्कूल एजुकेशन की मेरा ख्याल ना अहली है बिल्कुल कि वो अगर अपग्रेडेशन के आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाने के लिए टीचर्स की जो है वो तालीमी खुद रिफॉर्म्स जो उनके लिए ज़रूरी है वो नहीं कर सका, तो मुझे बताएं फिर सरकारी इदारों के बच्चे जो हैं वो आगे जाके क्या सीखेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे। तो एक टीचर को तो सबसे ज़्यादा अपग्रेड होना चाहिए। एक टीचर के लिए ये पॉलिसी होनी चाहिए कि उसके जो अपग्रेडेशन में, तालीमी अपग्रेडेशन में जो फीस दरकार होती है उसको वो भी नहीं देनी चाहिए। अगर एक टीचर सरकारी स्कूल का वो एमए करना चाहता है तो उसको फ्री एमए होना चाहिए, उसकी वो एनुअल फीस जो एमए की होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ये सहूलत देनी आपको पॉलिसी तो देना आप। बिल्कुल सही कहा। हो सकता है कोई 5 या 10% ऐसे मजबूर असातिज़ा हो बेचारे जिनका खर्चा ना चलता हो, घर के ऊपर जिम्मेदारियां हो, उनके पास इतने वसाइल ना हो, वो कहीं जा ना सके अपने घर वालों को छोड़ के, आप कम से कम उनको फ्री एजुकेशन की तरफ तो लाएं। बिल्कुल आप उनको फ्री एजुकेशन देंगे, उनको अपग्रेड करेंगे तो वो आगे आपके कौम के मेहमानों को अपग्रेड करेंगे, अदरवाइज सिलसिला नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, इस पर तो बल्कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये इतने हजारों असातिज़ा हैं, ये अपनी एजुकेशन अपग्रेड किए बगैर कैसे आज तक सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपके महकमे की लापरवाही थी। चलें फाइनली अगर ख्याल आ गया तो ये अच्छा इकदाम है जो उठाया जाएगा। बाकी बड़ा अच्छा पॉइंट है दुर्रे नायाब का ये भी कि आपको फैसिलिटेट करना है, आपको ऐसी ऑप्शंस देनी है असातिज़ा को कि उनको अट्रैक्शन भी नज़र आए, उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत कम तनख्वाह में नो डाउट ये लोग गुजारा कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसी ऑप्शन दे देंगे कि उनकी फीसिस वगैरह खुद से अगर महकमा ये बर्दाश्त कर लेगा, बेहतरी की तरफ ही जाएगा आपका महकमा। असातिज़ा मज़ीद पढ़े लिखे होंगे तो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकेंगे। अच्छा इकदाम ये उठाया जा रहा है, बाकी इस तरफ भी गौर करना चाहिए। असातिज़ा को ये सहूलत देंगे तो कुछ बेहतरी भी देखी जाएगी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास बस पैसा ही पैसा है, इर्द गिर्द नोट ही नोट नज़र आ रहे हैं। मेरे हाथों में भी आप देख रहे होंगे इतने सारे नोट, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। अब 250 ममालिक की करेंसी जिसके पास है, मतलब रिकॉर्ड याफ्ता, मतलब करेंसी होल्डर हमारे आज के मेहमान होने जा रहे हैं। मैं तो अपने इर्द गिर्द पैसे देख के हैरान भी हो गई हूँ, और इतने सारे करेंसी मतलब मैंने कभी डिफरेंट जो है ममालिक की देखी नहीं। आपको मैं दिखाऊंगी भी, इसके बारे में बताऊंगी भी। ये देखें जी, मेरे सामने कॉइन्स भी मौजूद हैं और ऑलमोस्ट 250 ममालिक की ये करेंसी है। अब आज के हमारे मेहमान जो कि रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पाकिस्तान में सबसे ऊपर नाम उनका है जिन्होंने इतने सारे ममालिक की करेंसी अपना रखी है, जिनके पास मौजूद है। वो कॉइन्स की सूरत में भी है, इन नोटों की सूरत में भी है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में भी। इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब हर किसी का अपना अपना शौक होता है ना। अब मुझे शौक है कि मैंने अपने घर को सजाना बनाना है, मैंने गार्डनिंग करनी है। कुछ लोगों को शौक होता है कि जी कार्ड्स का बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को शौक होता है, और कुछ लोगों को शौक होता है कि उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त मोटर बाइक्स मौजूद हों। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना शौक है। हमारे आज के मेहमान जो कि 8th क्लास से ये शौक लेके चल रहे हैं, और आज उनके पास ऑलमोस्ट जितने भी बड़े ममालिक कह लें सबकी करेंसी भी मौजूद है, डिफरेंट कॉइन्स भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से बहुत ये ना वो वाला काम है कि आपको इंटरेस्ट लेके ये करना पड़ता है, हर मुल्क में जाना, वहाँ से करेंसी लेना, और फिर उनको संभाल के इस कदर अच्छे तरीके से रखा गया है कि ये देखिए जी लेमिनेशन कराई हुई है। मैं कितने ममालिक की करेंसी है, अमेरिका की, जापान की, इंडोनेशिया की, सबकी इसमें मौजूद है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। शकील अहमद साहब को हम बुला लेते हैं तो सारा कुछ डिटेल में हम उनसे पूछ लेंगे। तो शकील अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शकील साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत ही अनोखा शौक है आपका। सो सबसे पहले मुझे बताइएगा ये शौक आया कैसे? आ जाए, आप तशरीफ रख सकते हैं। जी थैंक यू। कैसे ये शौक आया? बस ये स्टार्ट मैंने लिया था जब मैं 8th क्लास में था। तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो कनाडा से कुछ सिक्के लेके आए, तो ये वहाँ से अडॉप्ट किया मैंने इसको। मुझे वो बड़े खूबसूरत लगे, बड़े अट्रैक्टिव लगे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं पूरी दुनिया के जितने सिक्के हैं, करेंसी हैं, क्यों ना मैं वो जमा करूँ। तो ये वहाँ से एक पैशन और जुनून का सफ़र जो है वो आगाज़ होता है, और उसके बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है बहुत बड़े लेवल पे। से सिक्के आज तक संभाल के रखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह 8th क्लास से मैंने उसके बाद भी बहुत सारी कलेक्शन की, स्टिल ये अभी कंटिन्यू है, और मैंने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी है मेरा। और पाकिस्तान में को दिखा भी दूं। और ये इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, इसमें मैंने 2500 साल पुराने सिक्कों से लेके सारी कलेक्शन। से लिए ये सिक्के? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अराउंड दी वर्ल्ड पूरी दुनिया से कलेक्ट की है, जहाँ से मुझे कॉइन्स मिले। इवन ये आसानी से मिल जाते हैं 2500 साल पुराने सिक्के अगर आपने लिए तो मतलब वो तो फिर मुश्किल भी होता है जी। इसके लिए पैशन की ज़रूरत होती है, जुनून और शौक अगर आपका है और आपको इंटरेस्ट है चीज़ों में, तो आप चीज़ों तक पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ मुश्किल होता है ये करना, इतनी पुरानी तारीखी चीज़ों तक, अंटीक चीज़ों तक पहुंचना। लेकिन अगर आपका जुनून है, पैशन है, आपको नॉलेज है और आपके पास विजन है, अच्छा, तो सिक्कों की तो कुछ ऐसी शक्ल है कि मतलब वो मैंने भी कभी नहीं देखे हैं ऑनेस्टली। तो कहाँ के हैं ये सिक्के? कुछ ये कुछ ग्रीक्स कॉइन है, 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, कुछ यूरोपियन है, डिफरेंट डायनेस्टीज़ के कॉइन्स हैं इसमें। तो कुछ 2000 साल पुराने हैं, कोई 500 साल पुराने हैं। जिस तरह मुगल एम्पायर के भी कुछ कॉइन्स हैं इसमें, हमारी जो यहाँ के रीजन मुख्तलिफ। तो सिक्के, करेंसी नोट्स और मेडल्स, ये 3 मेरी बेसिक यहाँ पे थी डिवीज़न मैंने की थी। इसके बाद स्टैम्प्स भी मैं करता रहा, डाक टिकटें भी। तो बस शौक़ था एक के जुनून के, मैंने कुछ ऐसा करना है जो कि डिफरेंट हो, मुनफरिद हो, यूनिक हो। तो वहाँ से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें कलेक्ट की। सही, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा, साथ साथ इसके लिए तो मतलब आपका ये जो शौक है ये महंगा तरीन शौक भी मैं कह सकती हूँ। जी एग्जैक्टली। तो इतना महंगा शौक कैसे कर लेते हैं आप? पहले तो स्टार्ट में तो बहुत मुश्किलात पेश आई इसको करने के लिए, फाइनेंस की ज़रूरत थी। लेकिन फिर मैंने इसी को यूटिलाइज़ किया एज ए फाइनेंस। मेरे पास जो चीज़ें आती थी मैं उस पर रिसर्च करता था। अच्छा। रिसर्च के बाद जो मेरे पास ड्यूल चीज़ें होती थी, डबल चीज़ें होती थी, फिर उनको मैं रीसेल कर देता था। अच्छा। तो मुझे उसका इल्म होता था। दो तरह के अगर सिक्के हैं तो उनमें से एक को सेल कर दिया। मेरे पास वो एक सस्ता आया है तो मैंने कोई ऐसा उसका कदरदान ढूंढा, उसको महंगा दे दिया। तो मैंने उसी से उसको फाइनेंस
उसी से फाइनेंस भी उसी से मैंने निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी से फिर मैंने अपनी कलेक्शन को जो एनहांस किया, तो उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। तो कितने साल बाद आपको वो पॉइंट नज़र आया कि आप अपना उसको एज ए बिजनेस लेके चलना शुरू हो गए? तकरीबन ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये कोई 10 साल पहले की बात है। उससे पहले तो मैं खुद से ही करता रहा और मैंने जितनी एफर्ट में कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह किया, लेकिन उसके बाद 10-12 साल से मैंने अपनी कलेक्शन को बहुत ज़्यादा एनहांस किया है। वरना मेरी कलेक्शन में ऑलमोस्ट कोई 22-23,000 डिफरेंट कॉइन्स हैं। इसके अलावा करेंसी नोट्स की बात करें तो वो तकरीबन मेरी कलेक्शन में हैं कोई 5,000 के करीब करेंसी नोट्स हैं। ये तमाम हमारे सामने भी मौजूद है। ये तो बड़ी ये थोड़ी सी कलेक्शन में लेके आया था, वो तो बहुत बड़ी कलेक्शन है मेरे पास। कुछ के बारे में हमें बता भी दें। लाइक करेंसी नोट्स का जो शौक था ये मुझे कोई 12 साल पहले अडॉप्ट मैंने किया था, तो फिर पूरी अराउंड दी वर्ल्ड जितने मुल्क हैं मैंने उनसे ये लाइक ये आपको नाइजीरिया की, केनिया की, घाना की और यूक्रेन की करेंसी नज़र आ रही है। इसी तरह ये इराक, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना और मॉरिशस की करेंसी है। इसी तरह जो है ये ईरान की करेंसी है और लेबनान की करेंसी है। इसी तरह ये मुख्तलिफ यूक्रेन, पाकिस्तानी करेंसी मुझे लगता है आपकी पॉकेट में है। हाँ जी, पाकिस्तान की भी मैंने ऑलमोस्ट अराउंड जितना भी 47 से टिल नाउ जितनी भी करेंसी नोट्स जारी हुए वो भी मैंने कलेक्ट किए। और इसके अलावा मुझे एंटीक्स नोट जमा करने का बहुत शौक था, जो 100 साल पहले 150 साल पहले मुल्क नोट राइज रहे, वो जमा करने का बड़ा स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। वो एंटीक नोट और एंटीक कॉइन अगर आप ले रहे हैं तो वो प्रॉपर आपको उसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। वो सम टाइम तो आपको परमिशन नहीं मिलती है, तो फिर किस तरह मैनेज किया? ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। वजह यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पोर्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है, ना गवर्नमेंट ने कभी इस तरह की चीज़ों को कभी प्रमोट करने की कोशिश की। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, और डेवलप कंट्रीज़ में हॉबीज़ को बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे बड़ी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और गवर्नमेंट खुद जो है वो क्लब्स बनाती है और उनके लिए चीज़ें बच्चों के लिए प्रोवाइड भी करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, तो उसके लिए ऐसे मुल्क में मेरे जैसे बंदे को फिर बहुत एफर्ट करनी पड़ी अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया से चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो कॉइन्स आपने कुछ मेडल्स हैं जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, मैं मेडल्स भी जमा करता हूँ जी। ये मेडल्स हैं, आई थिंक ये मेडल्स हैं। अच्छा, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता ही दें। ये कॉइन्स हैं पाकिस्तान के। लाइक ये पाकिस्तान का 5 रुपए का सिक्का है जो पाकिस्तान ने यूएनओ के साथ जब 50 ईयर्स हमने सेलिब्रेट किए तो उसका सिक्का है। इसी तरह ये भी जब 50 साल 1997 में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी तो पाकिस्तान ने ये सारे कॉइन्स पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के सारे यादगारी हैं ये। इसी तरह जो है सेनेट की जब हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की तो तब ये 50 रुपए का सिक्का जारी किया। इसी तरह ये करप्शन डे पे हमने और कितने खूबसूरत अंदाज में आपने सब कुछ नीचे लिखा भी हुआ है। जी, इसका तरीका यही होता है कि इसका डिस्प्ले अच्छे तरीके से किया जाए ताकि एक पढ़ा लिखा बंदा जब इसका थीम देखे तो उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करे। इसी तरह पाकिस्तान नेवी की सिल्वर जुबली पे जारी हुआ और ये भी पाकिस्तान नेवी की गोल्डन जुबली पे जारी हुआ। इसी तरह ये जो हमारा यूईटी है उसको 100 ईयर जब मुकम्मल हुए तो तब हमने ये सिक्का जारी किया। इसी तरह यूईटी कराची पे हमने ये जारी किया। इसी तरह ये पाक जर्मन डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप पे 70 रुपए का सिक्का ये 2021 में पाकिस्तान ने जारी किया। इसी तरह ये 75 रुपए का सिक्का पाक अमेरिका जो रिलेशनशिप है उन पे ये पाकिस्तान ने जारी किया। इसी तरह ये फूड डे पे जारी हुआ। तो ये थीम्स हैं। और इसी तरह पाकिस्तान ने कोई 40 के करीब डिफरेंट कमोमोरेटिव कॉइन्स जो हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं जी। आप बैठे, मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ शकील साहब ने लिखी हुई है। शकील साहब ये जो आपके सामने रेड बुक पड़ी है, मैं इसके बारे में भी कुछ हमें इन सिक्कों के बारे में बताएं। ये तो इतनी भारी उठाई भी नहीं जा रही है इसमें जी। वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज के कॉइन है। ये अगर आप देख सकें तो, या मैं थोड़ा सा अगर मुझे 550 रुपए, 1 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट हर ये अराउंड दी वर्ल्ड जी पूरी दुनिया के जो कंट्री कॉइन है मैंने हर कंट्री का एक कॉइन जो है इसमें डिस्प्ले किया। और ये आप देख सकते हैं कि मैं तो हैरान रह गई हूँ कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका कॉइन आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये कंट्री कॉइन्स की मेरी जो है ना बुक है जिसमें मैंने कंट्री कॉइन्स को लगाया। कितने सालों की मेहनत है आपकी? तकरीबन कोई 22 से 25 साल तो मुझे अराउंड हो चला है इसमें। बस मुझे ये पैशन था कि मैंने ये करना है। और ये जो आपके सामने मेरा ख्याल है ये 2% भी नहीं है कलेक्शन।
अच्छा, मैंने तो बहुत बड़ी कलेक्शन है और उस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी बनाया और फिर मैं इसमें 4 गैलरीज पे भी काम कर रहा हूँ। एक मैं खूवत यूनिवर्सिटी के साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ मिलके हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुझे ये बता दें, अगर आप एक रफ आइडिया लगाएं तो ये करेंसी की सूरत में तो आपके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद होंगे जी। बस लेकिन शौक जो होता है ना, उसको कभी आप एवेल्युएट नहीं करते उस तरह से कि पैसों की शक्ल में, बस एक पैशन है, शौक है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो फायदा क्या हुआ इसका? फायदा, क्योंकि हम कुछ ऐसा शौक रखे ना तो सबसे पहले घर में पेरेंट्स, रिश्तेदार हो, ये क्या फजूल सा काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह की क्रिटिसिज्म तो होती है कि एक ऐसी चीज जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं है, तो वो अगर देखें तो वो ये समझेंगे कि टाइम वेस्टिंग है या इसका कोई फायदा क्या हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, एक तो पूरे पाकिस्तान में मुझे इसकी वजह से पहचान मिली और दूसरे नंबर पे ये था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ 70 के करीब अवार्ड्स ले चुका हूँ इस पे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और इदारों के। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ। फिर बहुत सारी मेरे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से रिलेशनशिप, फिर मैंने इसकी एग्जीबिशंस की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुख्तलिफ गैलरीज़ पे काम करने का मौका मिला, मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह इसके टॉपिक में एक किताब भी मेरी पब्लिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को सराहते हैं। तो आप ये देख लें कि आपका कोई भी शौक हो ना तो वो ऐनी नहीं होता, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल आपको बिल्कुल करनी पड़ती है। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी कलेक्शन मौजूद है। अब मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और चीजें इकट्ठी करते हैं ना तो वो आपके दिल के बड़ी करीब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं आप जाते हो कोई ये कि ये मुझे दे दे सर, तो फिर कैसा लगता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कोई ये जो कॉइन्स हैं, ये भी लाइक जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं ना, ये भी अडॉप्ट किए होते हैं हमने। तो आपने जिसको पाला पोसा हो तो आप उसको दे नहीं सकते इस तरह से, तो वो जाहिर सी बात है इसके साथ अपनी बड़ी एक इमोशनली आपकी एफिलिएशन होती है। ऐसे कैसे किसी को आप दे सकते हैं? जी। लेकिन लोग होते हैं ना ऐसे ही, बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दें आप। हाँ, तो बड़ा अजीब सा लगता होगा। जी जी। तो आपने कभी कलेक्शन में से कभी किसी को कुछ दिया भी? हाँ, एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है ना जो मेरे पास डबल होती है, वो मैं डोनेट करने के पर्सपेक्टिव से कि इसका अगर अवेयरनेस के लिए लाइक किसी गैलरी में मैं डोनेट कर सकता हूँ। मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन में अच्छी खासी कलेक्शन डोनेट की, वहाँ पे डिस्प्ले। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कोई आपसे आइडिया लेना चाहे कि मैं भी ऐसा ऐसा शौक रखता हूँ तो मुझे क्या करना है? नहीं, मैं तो बिल्कुल गाइडलाइन देता हूँ कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पॉजिटिव एक्टिविटी है और हमारी यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में तो बहुत बड़े लेवल पे होता है और बच्चों को नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए वो उनको इस साइड पे इंगेज करते हैं। तो ये बड़ा हेल्दी और बड़ा इंफॉर्मेटिव है हर लिहाज से। तो मैं जहाँ पे भी मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मैंने इसके लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए एग्जीबिशंस करवाई मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और सेमिनार्स करवाए। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस दी मैंने, ताकि ये जो हॉबी है ये पाकिस्तान में प्रमोट हो। तो ये आप सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे? इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। गुड लक फॉर दिस। और मुझे मौका मिला इतनी सारी करेंसी विटनेस करने का, देखने का, तो सब लोग जो कोई भी शौक रखते हैं, अगर आप अपने शौक में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया की परवाह छोड़ दे के कोई क्या कह रहा है, अपने शौक को लेके चलें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ये मैं बिल्कुल नहीं रख रही, अपने मेहमान को वापस कर रही हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अब हमारे हैं जी बर्थडे लिस्ट की तरफ। आज जिनकी सालगिरह है उनको विश करने जा रहे हैं। अंस की सालगिरह है तैयब मलिक, और अब्दुल हादी की सालगिरह है साद शब्बीर, नवीद अली शाह की सालगिरह है चौधरी अब्दुल रहमान, हम्माद आदिल, और इसके बाजी शिफ्ट इंचार्ज हैं खुरम सदाकत साहब, उनकी भी सालगिरह है। कासिम सुहेल की सालगिरह है जी, प्रोड्यूसर हैं ये नूरे से है, 24 न्यूज़ पे जो प्रोग्राम हमारा होता है। सो तमाम लोगों को हम सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और परेशान ना हो जिनकी कल सालगिरह, क्योंकि कल संडे हमारा शो नहीं होता, तो इंशाल्लाह मंडे वाले शो में हम शामिल करेंगे। आप अपना नाम और अपने पिक्चर्स भिजवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिखा दीजिए जी, इस नंबर पर आपने भिजवानी है। मंडे और संडे जिनकी बर्थडे होगी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव। मायदा ज्वाइन कर रही हैं, मार्केट में मौजूद हैं, ओपन मार्केट के रेट उनके पास हैं। अच्छा जी, सरकारी रेट भी बता देंगी, ओपन मार्केट के भी। ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें तो सब्जियों की बढ़ती कीमतों को कहीं पर कंट्रोल किया जा रहा है और कहीं पर जो है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास रेट लिस्ट इस टाइम मौजूद है, आपके साथ शेयर करें। आज हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी वाक़या देखने में नज़र आई है। सबसे पहले आलू की बात कर ले तो आलू की सरकारी कीमत जो है वो 40 ओपन मार्केट, जब सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 43 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज दर्जे अव्वल 102, जबकि ओपन मार्केट में 110 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर सरकारी कीमत 104, जबकि ओपन मार्केट में 115 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी नर्क जो है वो 340, ओपन मार्केट में 355 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन सरकारी कीमत 525, जबकि ओपन मार्केट में 550 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर सरकारी नर्क 95, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी नर्क 172, जबकि ओपन मार्केट में 180 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू की अगर हम बात करें तो 85 सरकारी नर्क, ओपन मार्केट में 90 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में हम देख रहे हैं कि कहीं पर होश रुबा इजाफा तो कहीं पर कमी देखने में नज़र आ रही है। तो जहाँ पर कमी देखने में नज़र आती है वहीं पर शहरी थोड़ा सा खुश होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि इसी तरह चेक एंड बैलेंस के साथ सब्जियाँ खरीदनी उनके लिए आसान हो सके। थैंक यू मायदा, हमारे साथ मौजूद थी जी, हमें आपने रेट लिस्ट बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ये मेरे सामने आप गिटार देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बजाने दें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे शाबाश भी मिल गई है जी। ये मैंने एक नाकाम कोशिश की है और नो डाउट जो लोग गिटार बजाते हैं बहुत मुश्किल काम है जी, हिम्मत वाला काम भी है, लेकिन आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो शौक का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। सज्जाद ताफू साहब आज के हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह से तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त गिटार भी बजाते हैं। उनको वेलकम भी कहूँगी और उनका एक खूबसूरत सा गिटार उनके हवाले भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपने मेरी नाकाम कोशिश को कम से कम सराह तो दिया कि मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम गिटार बजाया। अच्छा जी, तो आपको सिखा देंगे आप, ये तो पूरे लाहौर के पूरे मुल्क स्टूडेंट है मेरा। अच्छा। हाँ जी, यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के बच्चे, और ये बहुत ही, ये तो म्यूजिक थेरेपी है ना, जो स्टूडेंट थके आते हैं पेपर दे के, वो सीखती हैं बच्चियाँ जो डॉक्टर हैं, वो उनको साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खास कर आती है कि हमें फ्रेश हो जाए। जो हम बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आपको सुकून सा महसूस करते हैं और जैसे जैसे आप धुन बजाते हैं ना आप उसमें खोते चले जाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा एक एहसास भी होता है। बहुत जी, पूरी दुनिया में पियानो, गिटार, फ्लूट ये ऐसा है कि इंसान के लिए पूरी कहते हैं रूह की आवाज़ है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आए हैं सात सुर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तो माशाल्लाह से म्यूजिक इंडस्ट्री में उस्ताद की हैसियत है, बहुत सारे लोगों को आप सिखाते भी हैं। कब से करियर का आगाज किया? 1970 से। अच्छा। हाँ जी। तो बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम भी किया होगा। बचपन में सारा मैंने देखा कि बड़े बड़े संतोष कुमार, मुनव्वर ज़रीफ और सुबिया खान के हाथों में बड़ा हुआ, और बड़े उस्ताद जी ताऊ साहब फादर के साथ 700 फिल्मों का एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक दिया। फिर सोलो 80 से मैंने 104 फिल्मों का बैकग्राउंड किया, 20 फिल्मों के OST किए और उनके साथ बहुत काम किया। रात को सामने तो मुझे जरूरत ही नहीं करनी चाहिए थी गिटार पकड़ने की, तो मैंने पता नहीं गिटार उल्टा सीधा ही बजा दिया। तो मुझे थोड़ा सा गिटार बजाना जिन लोगों ने स्टार्ट करना है, जी जी, थोड़ा सा बताएं उन्हें करना क्या है। जी जी, हालांकि मैं रात को बहुत बड़ा फंक्शन था हमारा, मैडम फराह दीबा हैं जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका शो बहुत अच्छा हुआ। तो सुबह मुझे उठने में मसला तो हुआ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपने आप लोगों का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। गिटार एक्चुअली जैसे पियानो के सुर होते हैं, 12 सुर हैं जिसमें 7 नेचुरल होते हैं
5 शार 5 फ्लैट, जैसे तीबर और मदम एक क्लासिकल पूरी दुनिया म्यूजिक में है जी। इसको पकड़ने का भी प्रॉपर तरीके का हाँ जी, एक ये स्टाइल है, ये स्टाइल है असल में इसका। तो पहला इसका जो सुर है ई माइनर है, ई माइनर 3 सुर होते हैं, ई जी और बी, ऐसे ये 3 बांध के कॉर्ड बन जाता है, एक अकेला कुछ नहीं है, जैसे कोर्स हो। अब इसमें डिस्प्रेडो कहेंगे तो आप मैक्सिकन स्टाइल था, अब स्पेनिश स्टाइल। 150 साल पहले जब मुसलमान मुकीम थे स्पेन में, तो राग भैरो था, उस भैरो स्टाइल में सारे बजाते थे। अच्छा। जैसे एंडर्स सगाविया ने 1920 में पहला वर्ल्ड टूर किया गिटार को, उसने ये बजाया था। स्टाइल स्पेनिश। चलें जी, ये तो बहुत जबरदस्त है। आपका अपना सबसे पसंदीदा कोई ऐसी धुन जो आपने बजाई हो और आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत दाद मौसूल है, तो मैं चाहूंगी जो मैंने बड़े उस्ताद जी डैडी के साथ जो धुन बनाई थी, साथ में मुझे भी सिखाते थे, तो ये धुन बड़ी हिट गई, जो मैडम नूरजहां की जो डेथ के पहले उनसे बनाई गई, और वो बीमार थी, तो हमारे कहने पे आए कि हम आपकी वजह से आने वाला मतलब मैं बीमार हूँ। तो उस गाने में जो सोच था, ये मैडम की बीमारी का भी था, फिर आगे एक आखिरी फिल्म थी पंजाबी, उसका ये गाना। किसे नू की कहना यारी आप मिलाई, इश्क तेरे ने किताब नू शुदाई, नहीं पलदा कोई इतबार, नहीं पलदा कोई इतबार, दम आवे नावे, दम दा भरोसा यार, दम आवे नावे, छड़ झगड़ ते करिए प्यार, छड़ झगड़ ते करिए प्यार, दम आवे नावे, भरोसा यार। बहुत जबरदस्त। इससे पहले एक और बड़ा अच्छा गाना जो मैंने डैडी के साथ बनाया था, वो मुझे गाने का बहुत मजा आता है। रब जाने सानू ते तू मार सुटिया शाला, आप जवानियां माने, साला आप जवानियां माने, मर जावा केड़े दिन मैं मर गई, मनु रोड़ा पंज दरिया, रोड़ा पंज दरिया, रब जाने। बहुत ही खूबसूरत, आपने तो लाहौरियों का वीकेंड बहुत ही स्पेशल बना दिया। मैंने आपसे एक और गाना जरूर सुनना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और यहाँ बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपका इंतजार भी करिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सजाद ताफूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतने बड़े गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वीकेंड आपका स्पेशल ना बनाएं। सर कौन सी धुन आप हमें सुना रहे हैं? ये बहुत हिट गाना हुआ था हमारा, फिल्म अफलातून थी, सईद नूर साहब ने लिखी थी। अच्छा। तो गाना ये भी बनाया था मैंने। सोने दी नथली असली नकली शक्ल गरीब डोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, सोने दी नथली असली नकली शक्ल गरीब डोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, तो दुनिया ने बड़ा कुछ कहणगे, कदी तो यकीन करी लोग कुछ कहणगे, कदी तो
तेरे लोग कुछ क्या थोड़ी न यारी डर के न हंस के थोड़ी न यारी हंस के न डर के रोना तेरे डगू तेरे नाल नहीं बोलना तेरे नाल नहीं बोलना सोने की नकली हंसी की नकली बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। गिटार का क्या रोल होता है अच्छी धुन बजाने में? गिटार जबरदस्त रोल होता है। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप इसको अरबिक गाने में बजाएं, ये कॉम्बिनेशन है सॉन्ग का। वेस्टर्न सॉन्ग जैसे होता है ऑलमोस्ट बस वजीनिया, ये गाना अगर आपका गाना पल चैन न आवे सजना तेरे भी, जस्ट लाइक ऐसे आपने पंजाबी गाना उसको उस अंदाज में करना, ये फ्यूजन बन जाता है कि गिटार का पियानो का पूरी दुनिया में कोई भी सॉन्ग हो, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दें कि इनका साथ इनके सुर कंटिन्यू बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो लोग गिटार खरीदना चाहते हैं उनको कुछ सिखाना चाहेंगे कि उन्होंने गिटार लेने जाएं तो ये चीजें लाजमी देखनी है। हाँ, गिटार पे ये कि आपने ट्यूनिंग की देखना है, वैसे तो $1000 से शुरू होता है जो प्रोफेशनल है, तो जो चाइनीज में मिलते हैं वो है 15-16 हज़ार के। ठीक है, तो उसमें कि सीखने के लिए ठीक है, लेकिन आपको ये देखना भी कि इसके पर्दे सही हैं, इसमें मतलब सुर में है कि नहीं, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। बात ज्यादा बनती हैं उसमें कुछ टूटी होती हैं जो लोगों को नहीं पता चलता, मुझे पता चलता है। वो बच्चे लाते हैं स्टूडेंट, तो फिर उनको मैं बताता हूँ, तो इसलिए 2-3 बंदे रखे हैं जो उनको सही चीजें देते हैं। तो बच्चे स्टूडेंट है, अभी पढ़ते हैं, उनको घर से अभी पॉकेट मनी मिलती है, तो 15,000 भी बड़ी मुश्किल से, बालों को तो मैं फ्री दे देता हूँ, कहीं से आ जाए इधर से। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आप अगर गिटार खरीदना चाह रहे हैं ना, किसी प्रोफेशनल की राय ले लें तो वो ज्यादा जबरदस्त होगा। पाकिस्तान में टैलेंट कैसा देखते हैं? बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, पूरी दुनिया में होता है वैसे। यहाँ स्पोर्ट जैसे आपके चैनल की स्पोर्ट है, काफी चैनल स्पोर्ट करते हैं। अल हमरा सबसे ज्यादा सपोर्टर है इसमें, कि उसमें हम एवरी थर्सडे फ्राइडे बच्चों को स्टूडेंट के परफॉर्मेंसें कराते हैं, जो 10 साल से लेके 20-25 साल तक, फ्लूट, वायलिन, तबला, सोलो, सब लोगों के लिए खुली ऑफर है। मैं कहता हूँ अलहमरा जैसी पूरी दुनिया में दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो जरूर अलहमरा लेके जाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई धुन आप हमें सुनाना चाहिए। ये तो गेस करना भी मुश्किल नहीं है, एकदम पता चल जाता है। वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इसी तरह से मास्टर लोग ही कर सकते हैं। नो डाउट टैलेंट तो है, लेकिन ये टैलेंट आपको निखारने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सज्जाद ताफुज़ साहब मौजूद थे, जो कि बड़ा नाम है जी हमारी एक इंडस्ट्री का। नो डाउट इनका क्या रोल रहा, बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी यहाँ आते ही एक परफॉर्मेंस छोटी सी हमें दे दें और फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलें। थैंक यू सो मच जी।